में शेख हसीना की कुर्सी आरक्षण विरोधी हिंसक आंदोलन की भेंट चढ़ गई। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिए जाने का विरोध कर रहे छात्रों के आंदोलन ने शेख हसीना से उनकी सत्ता छीन ली और उन्हें भारत आने पर विवश कर दिया। हालांकि 21 जुलाई को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की सीमा कम कर दी थी, लेकिन आंदोलन कम होने की बजाय और उग्र होता चला गया। ये आंदोलन तब चरम पर पहुंच गया जब हजारों प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुस आए, जिसके बाद शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर देश तक छोड़ना पड़ा। शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं और यहां से किसी दूसरे देश में शरण लेने की कोशिश में हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में आंदोलन की आड़ में तालिबानी शासन के समर्थक कट्टरपंथी भी सक्रिय हो गए हैं। देश के मौजूदा हालात के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें जमात इस्लामी की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। आरोप है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश में आंदोलन को भड़का रही है और उसने ही छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है, जिसके बाद इस आंदोलन में अराजक तत्वों की एंट्री हो गई है और ये आंदोलन हिंसक होता चला गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 16 जुलाई से अब तक बांग्लादेश में 500 लोगों की मौत हो चुकी है और इन हिंसक घटनाओं में जमात इस्लामी का ही हाथ है। जमात को बांग्लादेश में हमेशा ही संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हसीना की सरकार गिराने के पीछे जमात इस्लामी की छात्र इकाई ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में बांग्लादेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में इस्लामिक छात्र शिविर के कई कैडर भर्ती हुए हैं। यहीं से विश्वविद्यालय के छात्रों को भड़काने का काम किया गया। आरक्षण के खिलाफ आंदोलन में जमात के कार्यकर्ता भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आंदोलन की साजिश पिछले 3 साल से रची जा रही थी। शेख हसीना के 2024 में चुनाव जीतने से ठीक पहले 2023 के अक्टूबर से दिसंबर के बीच भी छात्र शिविर ने ढाका और उसके आसपास के इलाकों में कई आंदोलन किए थे, लेकिन वो हसीना सरकार की वापसी को नहीं रोक पाए। इसी छात्र इकाई से जुड़ा पूर्व सदस्य नूरुल इस्लाम फिलहाल ढाका की स्थानीय राजनीति में सक्रिय बताया जाता है। 2024 से पहले वो लगातार भारत विरोधी और शेख हसीना विरोधी प्रदर्शन में शामिल भी रहा था। कट्टरपंथी जमात इस्लामी के युवा ढाका की सड़कों पर इस्लामी सरकार और शरिया कानून करने के पक्ष में नारे लगाते नजर आए, जिससे यह आशंका पैदा हो रही है कि नई सरकार में जमात की भूमिका बढ़ने वाली है। इसके पीछे की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि जमात पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी की समर्थक भी रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद अब अंतरिम सरकार का गठन होने वाला है। इसके मुखिया फिलहाल नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनिस हो सकते हैं, लेकिन उनकी इस अंतरिम सरकार में बड़ा रोल जमात इस्लामी जैसे कट्टरवादी संगठन का भी हो सकता है। जमात इस्लामी बांग्लादेश का वो संगठन है जिसके लिंक आतंकवाद से जुड़ते रहे हैं। बांग्लादेश में इसकी बदनामी इस कदर हो रही है कि बांग्ला राष्ट्रवादियों का उससे हमेशा एक टकराव रहा है। बांग्लादेश में जमात इस्लामी को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, जिसकी छात्र शाखा का नाम इस्लामी छात्र शिविर है। 1 अगस्त को बांग्लादेश सरकार ने देश में जमात इस्लामी और उसके छात्र संगठन शिविर पर बैन लगाने की अधिसूचना भी जारी कर दी थी। साथ ही प्रशासन को यह अधिकार भी दे दिया गया था कि वो इस संगठन के साथ आतंकी जैसा व्यवहार करे। बांग्लादेश में जमात के नेताओं के देश में चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी। जमात इस्लामी की देश विरोधी गतिविधियों को देखते हुए बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने इसका पंजीकरण रद्द कर दिया था। इसके बाद से ही जमात इस्लामी पार्टी ने शेख हसीना सरकार का पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया था। माना जा रहा है कि यही शेख हसीना के लिए बड़ी भूल साबित हुई। सरकार ने जमात इस्लामी पर विरोध प्रदर्शन भड़काने का आरोप लगाया था। जमात इस्लामी पर बैन के बाद बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए। प्रदर्शनकारियों ने हिंसा और सैकड़ों मौतों के लिए हसीना सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। जमात इस्लामी वो संगठन था जिसने 1971 के बांग्ला मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। पाकिस्तान से बांग्लादेश के आजाद होने की जमात इस्लामी शुरुआत से ही विरोध करता रहा है। इस वजह से जमात के कई नेताओं पर 1971 के युद्ध अपराधों के मामले में केस भी चला और कई को फांसी की सजा तक दी गई थी। बांग्लादेश की पहली मुजीबुर रहमान सरकार के दौरान ही जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगने शुरू हो गए थे।
आरोप लगते रहे कि बीते 50 सालों का उसका इतिहास कट्टरपंथियों और आतंकी समूहों को बढ़ावा देने का ही रहा है। कहा जाता है कि वो अभी भी पाकिस्तान के आईएसआई के इशारे पर ही काम करता है। फिलहाल तो इस संगठन की कमान अमीर शफीकुर रहमान के पास है, जो पेशे से एक डॉक्टर है। इस संगठन पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला करने का भी नाम आता रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल अपनी एक रिपोर्ट में कह चुका है कि जमात इस्लामी और छात्र शिविर लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाते जा रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों का अनुमान है कि 2013 से 2022 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 हमले हो चुके हैं। इसमें जमात इस्लामी की कई हिंसक घटनाओं में भूमिका भी रही है। जमात इस्लामी का गठन उस दौर में हुआ था जब बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही भारत का हिस्सा हुआ करते थे। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो इसके कार्यकर्ता दोनों देशों में बंट गए। ये संगठन कट्टरपंथी माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को हुए हिंसक आंदोलन के दौरान जमात के कार्यकर्ताओं ने कुछ टीवी चैनलों को भी निशाना बनाया है और महिला एंकर को सिर ढकने के निर्देश तक दिए हैं। इससे कुछ विशेषज्ञ बांग्लादेश में अब तालिबानी राज के आने की आशंका भी जता रहे हैं। ऐसे में अब जमात इस्लामी की कट्टर विरोधी शेख हसीना देश छोड़ चुकी है, तो वहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मन में इस बात का डर है कि कहीं जमात जैसे कट्टरपंथी बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा ना कर लें। बांग्लादेश में हो रहे सियासी बदलाव के बाद भारत की भी सीमा सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बांग्लादेश में आंतरिक उथल-पुथल के बीच इस्लामिक कट्टरपंथियों के मजबूत होने से भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बढ़ सकती है। लिहाजा केंद्र सरकार बांग्लादेश में जमात की बढ़ती सक्रियता को लेकर टेंशन में है। देखिए, बांग्लादेश में जो घटना घटी है ये हमारे लिए चिंतनीय है 2 एंगल से। एक तो अगर बांग्लादेश में ऐसा अशांति चले रहे तो कोई लोग भारत में आने के लिए उद्ग्रीव होगा, तो हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है। साथ साथ में भविष्य में शेख हसीना का सरकार का समय में नॉर्थ ईस्ट का सारे उग्रवादियों को बांग्लादेश से हटाया गया था। हमारे लिए ये एक चिंता का विषय बना रहेगा कि दोबारा बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट का उग्रवादियों का एक घाटी ना बने। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि एनएस अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह की 6 अगस्त को संसद भवन में एक अहम बैठक हुई है, जिसमें बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी के फन को कुचलने और सीमा सुरक्षा को लेकर अहम बैठक हुई है। भारत को अंदेशा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन में कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें घुस आई हैं, वो भारत में हिंसा और अशांति फैलाने की कोशिश कर सकता है। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और सीमा पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।